नमस्कार। श्री मंगल बाल विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है किशन सुथार और आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। आज हम सीखेंगे कि मानव के अंदर किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह किन किन जगहों से होकर गुजरता है और किन किन क्रियाओं के माध्यम से हमें ऊर्जा मिलती है। साधारण शब्दों में कहें तो जैसे भी हमने सुबह नाश्ता किया या जो भी हमने खाना खाया, किस प्रकार से या शरीर के किन अंगों से वह खाना हमें ऊर्जा देगा, यानी कि खाने का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। तो वह किस प्रकार से ऊर्जा देगा, इसके बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले पाचन की परिभाषा। जटिल खाद्य पदार्थ, यानी कि जो भी हम खाने के अंदर चीज़ें खाते हैं वह सरल पदार्थों में टूटती है, उसको बोलते हैं विखंडन। और उस सरल पदार्थों में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे पाचन। यानी कि भोजन पाचन का सिंपल अर्थ यही है कि भोजन को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में। क्योंकि टुकड़ों में क्यों तोड़ते हैं, इसका भी उत्तर ये है कि हमने पढ़ा था भोजन के अवयव, ठीक है, कि भोजन के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये चीज़ें होती हैं। अब हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनसे, लेकिन ये भोजन में सीधे तो उपलब्ध नहीं होते, ठीक है। और भी चीज़ें होती है, वो भी साथ में खाते हैं, तब जाके इनमें से ये करती है। तो पाचन का मतलब एक तरीके से ये छानने का काम करती है, खाने के अंदर से प्रोटीन, वसा और विटामिन्स वगैरह को छानना, ये क्या होता है, पाचन कहलाता है। इन्हीं से हमें ऊर्जा मिलती है। अब ये जो पार्ट है तुम्हारा दूसरा पार्ट है प्राणियों में पोषण। तो खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियों के बारे में सीखते हैं पहले, कि जो अलग अलग जीव हैं वो अलग प्रकार से खाना ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ग्रहण करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो, जो मधुमक्खियाँ हैं वह अपना खाना फूलों के रस से लेती हैं, मनुष्य दूध पीते हैं, अजगर वगैरह जैसे सांप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को सीधा निगल जाते हैं, बिना उसको तोड़े चीरे फाड़े सीधा उसको निगल जाते हैं। और क्या है कि एक जो तारा मछली होती है, स्टार फिश, इसके बारे में भी एक अजीब सी बात है कि ये जो अपना खाना है वह आमाशय के माध्यम से करता है, ठीक है। इसका जो आमाशय है वो बाहर निकलता है, और जो शिकार है, शिकार कैसा हो सकता है, कवच खोखला, मतलब जो उसका जो कवच है ऊपर का, कठोर कैल्शियम हड्डियों की तरह होता है, उसको भी ये निगल लेती हैं और उसमें से जो खाने की चीज़ें वो खा लेती हैं और फिर आमाशय अपने मुंह में वापस चला जाता है। तो मनुष्य के अंदर पाचन के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। मुख गुहिका सबसे पहला पाचन अंग है, मुंह। फिर आता है ग्रसिका। ग्रसिका मतलब नली, जो मुंह और पेट को जोड़ती है, गले के अंदर से जो नली निकलती है वो। फिर आमाशय, आमाशय को मतलब पेट कह सकते हैं, ठीक है। जो पेट होता है वही आमाशय होता है, क्योंकि खाना सबसे पहले मुंह के बाद वहीं पे जाता है आमाशय के अंदर। फिर शुद्रांत्र यानी छोटी आंत, और उसी तरह बड़ी आंत, मलद्वार और गुदा, ये सब चीज़ें पाचन तंत्र के अंग होती हैं। अब दांतों के बारे में और साथ में कौन कौन से अंग कहाँ पे उपस्थित हैं ये चीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले मुंह के बारे में पढ़ते हैं। तो मुंह के अंदर होते हैं दांत, ये क्या करते हैं, भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं दांत चार प्रकार के, सर्वणक, अग्रचर्णक, रदनक, कृतंक, ठीक है। ये चार प्रकार के दांत होते हैं। जो सर्वणक होते हैं वो तीन तीन के जोड़े में होते हैं, जो सबसे पीछे के सबसे लास्ट तीन दांत हैं उनको बोलेंगे सर्वणक, ठीक है। और उसके पास वाले जो दो दांत हैं उनको बोलेंगे रदनक, और उसके पास वाले जो दांत हैं वो होंगे, नहीं, जो उसके पास वाले जो अग्र सर्वणक और फिर आएंगे रदनक। रदनक जो नुकीले दांत हैं आपके एक एक के, वो होते हैं रदनक। और उसी प्रकार आएंगे सबसे आगे वाले जो चार दांत हैं वो होते हैं कृंतक। तो इस प्रकार से दांतों का जोड़ा होता है, याद रखना है, कृतनक, रदनक, स्वर्णक, अग्र स्वर्णक, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले तीन, फिर दो,
नहीं, 3, 2, फिर 1 और 4, इस प्रकार से दांत होते हैं। अब इस चित्र को अच्छे से देखो, क्योंकि इसी से आपको याद रखना है भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है और कौन कौन से अंग कहाँ पे उपस्थित हैं, ये याद रह जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले मुंह, इसमें होते हैं दांत और जीभ। दांत के बारे में हम पढ़ लिया। फिर होती है लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि, जिससे हमारे मुंह के अंदर लार बनती है। लार क्या करती है, भोजन को गीला कर देती है। साथ ही साथ इसका काम क्या होता है, जो खाने के अंदर कीटाणु वगैरह छोटे मोटे कहीं रह जाते हैं उनको ये मार देती है। इनकी लार बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर होती है, कीटाणुओं को मार सकती है। ऐसा माना जाता है कि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर जो लार हैं वो हमारे मुंह में निर्मित होती है। 1.5 लीटर लार, ठीक है। फिर ये जो खाना है वो चला जाता है ग्रसिका के अंदर। अब ग्रसिका की खास बात क्या है कि ये फैलती है, सिकुड़ती है। ये जो नलिका दिख रही है ये क्या करती है, फैलती है और सिकुड़ती है। फैलती है, सिकुड़ती है, इससे क्या होता है, जो मुंह से खाना है वो इसके अंदर चला जाता है और फैलने सिकुड़ने से खाना आगे बढ़ता 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 कहाँ पे चला जाता है, आमाशय में। ये जो ग्रसिका किससे जुड़ी है, आमाशय से, तो ये खाना चला जाता है आमाशय में। अब आमाशय की बात करें तो ये बहुत ही कठोर आवरण वाला होता है, मजबूत आवरण का होता है, श्लेष्मल का। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, इसके अंदर जो हमने खाना खाया था उसको घोल देता है पूरी तरह से। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो पेट दर्द होता है वो इसी कारण होता है, क्योंकि आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर दर्द करना शुरू कर देता है। एक्चुअल में आमाशय को ही पेट बोला जाता है, जो पेट होता है उसको आमाशय ही बोलते हैं। तो इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण बना देते हैं, ठीक है। तो अम्ल जब बन जाता है तो पेट दर्द होता है। ऊपर से हम क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो के अंदर होता है क्षार, ठीक है। तो अम्ल अंदर पेट में है, क्षार हमने ऊपर से पी लिया, तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया हो गई जिससे लवण बन गया है, यानी कि पेट दर्द अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके दोनों नष्ट हो जाते हैं तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। तो ये खाना पचाने का काम करता है। और साथ ही इसके अंदर जो हमने प्रोटीन खाया था, खाने के अंदर प्रोटीन था, वो यहाँ पे अलग हो जाता है इस आमाशय के अंदर। प्रोटीन जब एक बार अलग हो जाता है तो ये आगे जाता है लीवर, यकृत। यकृत है वो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट होता है, लगभग इसका भार होता है 1 से 1.5 किलो के आसपास इसका भार होता है। इसके ऊपर होता है पित्ताशय। पित्ताशय से रस निकलता है, पित्त रस। एक बात याद रखना कि जितने भी अंग हैं, पाचन अंग है, इसके अंदर से कोई ना कोई रस अवश्य निकलता है। रस मतलब जो इसके अंदर जूस वगैरह होता है, रस होते हैं, रस ही बोलते हैं, वो निकलता है। उससे क्या होता है, खाना पच जाता है। जैसे हमने पढ़ा था ना, मुंह के अंदर लार निकलती है, लार एक प्रकार का रस है। उसी प्रकार आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको जठर रस बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे पित्ताशय में पित्त रस निकलता है। पित्त रस क्या करता है, जो हमने घी तेल वगैरह खाए थे, इस कहने का मतलब है कि जो वसा हमने भोजन के अंदर ली थी उसका अवशोषण यहाँ पे, उसका पाचन है जो पित्ताशय के अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये जो पित्ताशय जुड़ा होता है अग्नाशय से। अग्नाशय को अंग्रेजी में बोलते हैं पैनक्रियाज। तो ये जो अग्नाशय है यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी बच जाता है उसका ये अवशोषण या पाचन कर लेता है अग्नाशय, ठीक है। इसमें भी अग्नाशय रस निकलता है एक। फिर है क्षुद्रांत्र, यानी कि छोटी आंत। एक्चुअल में ये छोटी आंत, नाम इसका छोटी आंत है, बल्कि ये सबसे लंबी होती है। आप यकीन करिए कि जो छोटी आंत की लंबाई है वो लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। एक इंसान की जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो लगभग 1.5 मीटर होती है। लेकिन ये जो छोटी आंत है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर, लगभग 7 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। तो जो खाना होता है वो इतनी दूरी तय करता है, ठीक है। मुंह से खाना जब हम खाते हैं और मल त्यागने तक लगभग खाना 9 मीटर दूरी तय करता है। कितनी, 9 मीटर की दूरी तय करता है।
तो यहाँ पर जो हमने खाना है जो यहाँ तक छोटी आंत तक आते आते पूरी तरह से तरल पदार्थ बन चुका है, वो अब चला जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में बहुत ही ज़्यादा तरल हो जाता है। और जब छोटी आंत खत्म होती है ना, वहाँ पे लगी रहती है क्या, ऐसी उंगली नुमा संरचनाएं, उसके ऊपर ये रस है वो चला जाता है। जो छोटी आंच से जितना भी खाना पचाया था वो इसके ऊपर आ जाता है। अब इन संरचनाओं के अंदर होती है खून की जो नलिकाएं होती हैं, जिसको धमनियाँ बोलते हैं या सिराएं कह सकते हैं, सिराएं होती है एक्चुअल में, जो यहाँ पे होती हैं। उसके ऊपर ये जो खाना है वो जैसे ही आता है तो इसके अंदर अब क्या है, प्रोटीन अलग हो गया था, कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया था, विटामिन अलग हो गए थे, ये जो हैं अब यहाँ से खून के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से जो नलिकाएं लगी रहती हैं उसके अंदर मिल जाते हैं, यानी कि खून के अंदर यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो खून के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से ही तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो हम ऊर्जा चाहिए हमारे शरीर को, ये खून से मिलती है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। खाना हमने खाया था, पहले ग्रसिका से गया, मुंह से ग्रसिका में, ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय में फिर उसको तोड़ दिया था प्रोटीन में, फिर चला गया था ये यकृत के अंदर, वहाँ से पित्ताशय और पित्तरस आए थे और उन्होंने तोड़ दिया था, वसा को अलग कर दिया था। फिर ये चले गए थे अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय में और जो भी अगर बच गया है कहीं पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वहाँ पे चला जाता है। फिर करते करते ये चला जाता है छोटी आंत के अंदर, और छोटी आंत से अभी हमने पढ़ा ये फाइनल ऊर्जा मिल जाती है खून में मिलने के कारण। ठीक है, अब क्या होता है कि ऊर्जा तो मिल गई, जो हमने खाना खाया उससे ऊर्जा मिल चुकी है, लेकिन जो बच जाता है, जिस खाने का उपयोग नहीं होता है या फिर जो किसी काम का नहीं होता है, वो चला जाता है इस बड़ी आंत के अंदर, बृहदांत्र जिसे बोला जाता है, बृहदांत्र यहाँ पे चला जाता है। और यहाँ से होते होते ये मल द्वार के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है, गुदा के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। अब दूध के दांत, जो दांत छोटी अवस्था में 7-8 साल की उम्र में गिर जाते हैं और उसके बाद नए दांत आते हैं, तो जो पहले गिर जाते दांत उनको बोलते हैं दूध के दांत, और फिर आते हैं नए दांत जो स्थायी होते हैं, वृद्धावस्था तक रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो खाना हम खाते हैं वो दांतों के अंदर फंस जाता है। जब खाना दांतों के अंदर फंस जाता है तो उसका भी अवशोषण, उसका भी अपघटन होना शुरू हो जाता है। कौन करते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं मुंह के अंदर, वो उस खाने का अपघटन करते हैं। अब जैसे खाना अपघटित होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि अम्ल उत्पन्न होता है, उसी अम्ल से दांत सड़ने लगते हैं धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पे पहले दांत ऐसा था, फिर यहाँ पर ऐसा, फिर धीरे धीरे ऐसे सड़ने लग गया, पूरा दांत टूट गया। इसको ही बोलते हैं दांत दंत क्षय। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए, खाने को दांतों के अंदर रुकने ही नहीं देना है। जैसे ही हमने खाना खा लिया तो कुल्ला कर देना इसी तरह से, और कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। जीभ के बारे में क्या फैक्ट है कि जो जीभ होती हैं उसमें स्वाद, हर प्रकार का जो स्वाद है, जैसे खारा, मीठा, कड़वा, नमकीन, जो भी स्वाद है वो अलग अलग हिस्सों में होता है। जीभ का हर हिस्सा हर प्रकार का स्वाद ग्रहण नहीं करता, यानी कि आगे का हिस्सा अलग स्वाद ग्रहण करेगा, साइड वाला अलग, इस प्रकार से ग्रहण करता है स्वाद। अब ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, भोजन है वो इस प्रकार से जाता है ग्रसिका से आमाशय के अंदर। आमाशय जे आकार की आकृति का होता है, ये देखिए ऐसे जे बना हुआ है, और ये कहाँ पे खुलता है, शुद्धांत्र के अंदर खुलता है। फिर आता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आमाशय के अंदर हमने पढ़ा था। और ये जठर रस है जो प्रोटीन को तोड़ देता है, हमने पढ़ा था ना, ये प्रोटीन को तोड़ देता है। फिर आता है यकृत। यकृत है वो गहरे लाल रंग भूरे रंग की ग्रंथि है। कैसी है, भूरे रंग की ग्रंथि है, सबसे बड़ी होती है कुल मिला के, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इसमें पित्तरस जो पित्ताशय से निकलता है, और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को अलग कर देता है, तोड़ देता है। अब खास बात याद रखने की, जो वसा है वो वसा अम्ल में टूटेगी, प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। शुद्धांत्र के बारे में, छोटी आंत के बारे में, ये यहाँ पे देखिए 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर लंबी होती है। और ये क्या कहाँ से होती है, यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसके भित्ति से कुछ रस निकलता
हैं। यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों के बारे में, ये चीज़ हमने पढ़ ली, प्रश्नों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं। बाकी का पार्ट हम कल पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये देखिए, अवशोषण, अमीनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस, जो पित्ताशय से निकलता है। इसके अंदर अभ्यास के अंदर देखिए जो क्वेश्चन है वो आपको कॉपी में करने हैं। इसमें खाली जगह भरनी है कि मानव के पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से। पहले ग्रहण करेगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, ठीक है, अपशिष्ट अपचयन होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किसका स्राव होता है, ये आपको लिखना है और ये चीज़ें खाली जगह भरनी है। एक तो ये प्रश्न करना है, दूसरा ये करना है सत्य असत्य वाला, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, जो हमने पढ़ा है वहीं तक करने हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे जो सही है उसका उत्तर लगना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वो लिखना है आपको। तो ये 3 प्रश्न आपको करने हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।